हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक द कॉम में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बेहतर ढंग से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए जो 2025 की सभी शिफ्ट का एनालिसिस और उसके शिफ्ट वाइज का कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, और इस माध्यम से हम आपकी बेहतर तैयारी कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर जब भी एग्ज़ाम होगा 2026 में, आप देखेंगे इस सीरीज़ का बहुत योगदान रहेगा आपके मार्क्स के लिए। ये एक स्कोर बूस्टर सीरीज़ है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, क्योंकि जीएस वैसे भी बहुत टाइम लेता है, तो मैं भी टाइम लूँ तो ये अच्छा नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं। इंदिरा 2025 के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही या गलत कथन की पहचान कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंदिरा रूस के साथ भारत की एक युद्धाभ्यास है। तो पहला इन्होंने कथन दे रखा है, यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत और रूस के बीच है। इस अभ्यास के 14वें संस्करण में गतिविधियों और संरचित अभ्यासों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी, जो सामान्य समुद्री खतरों को मुकाबला करने की दिशा में अंतर प्रचालनीयता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई थी। तो ये कथन सही है। कथन एक सही है, कथन दो गलत है। नहीं, कथन एक गलत है। तो कथन एक और दो दोनों सही हैं। नहीं, कथन एक गलत है। कथन दो सही और कथन एक गलत है, यही है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो इंद्र है, ठीक है, वो रूस और इंडिया के बीच होता है, और ये एक त्रिसेवा अभ्यास है। यानी कि तीनों सेनाएं जो भारत की हैं, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, तीनों मिल के ये अभ्यास करती हैं। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में भारत के जो युद्धाभ्यास चल रहे हैं, उसमें मालाबार, जो इंडिया अमेरिका के साथ होता है, ठीक, और नोमेडिक एलिफेंट, और ये किसके बीच होता है? इंडिया और मंगोलिया के बीच में। देखिए, कुछ अभ्यास मैंने पीछे कराए हुए हैं, जो पहले 3 सेट मैंने प्रैक्टिस किए हैं, उनमें मैंने कुछ अभ्यास करवा रखे हैं। तो मैं वहाँ उनको नहीं लिखूँगा यहाँ पे, लेकिन रिवाइज करा दूंगा। और वज्र प्रहार अभी होने वाला है भारत और अमेरिका के बीच में, तो उसका भी नाम लिख देते हैं, ठीक। तो ये तो अभी जब मैं ये क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, तो ये या तो हो रहे हैं या होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी त्रिशूल परफॉर्म किया जा रहा है इंडिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसी सिचुएशन हो रखी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो और अभी जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, उसके पहले से ही हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, तो ऐसी कोई गंदी सिचुएशन अगर बने तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, वेल प्रिपेयर्ड रहें। और इस बार हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। तो ये तो कुछ अभ्यास हैं जो होने वाले हैं। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण, ठीक है, और सिम्बैक्स होता है इंडिया और सिंगापुर के बीच। मैत्री बांग्लादेश के साथ होता है, और सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है। काजिंद होता है कजाकिस्तान के साथ। तो ये कुछ युद्ध अभ्यास थे जो मैंने पिछले टर्म में करवाए हुए थे, तो मैं उसका रिवीजन करवा चुका हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अगर आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहे, यकीन मानिए आपका ये स्कोर इतना बूस्ट करेगी ना। आप कुछ प्रॉब्लम क्या है ना, लोग कोर्सेज के पीछे भागते हैं कि भाई ये कोर्स आ गया है, वो कोर्स आ गया मार्केट में। भाई वो कहीं आपको नहीं ले जाने वाला। आपने पढ़ाई की हुई है, ठीक है, आप अगर इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, 10+2 है, तो आपने इतनी पढ़ाई की हुई है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो होनी चाहिए। फिर भी आप इस एग्ज़ाम को क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि आप इसके पीवाईक्यू से नहीं गुजरते, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम, उसका पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना चाहिए, वो डिसाइड करता है कि आप कहाँ हैं, कितने पानी में हैं, ठीक है। खैर, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय आपदाओं के लिए एक निवारण उपाय है? ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। आवासीय क्षेत्रों के निकट नाभिकीय संयंत्रों का निर्माण करना।
क्या आपको ये कहीं से भी एक मतलब लॉजिकल बात लग रही है कि हम आवासीय क्षेत्र में नाभिकीय संयंत्र का निर्माण करेंगे तो उससे नाभिकीय आपदाएं नहीं आएंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उपकरण या प्रचालक विफलताओं का पता लगाने के लिए व्यापक निगरानी और नियमित परीक्षण, ये एक लॉजिकल बात लग रही है, लेकिन अभी देखते हैं, हो सकता है इससे भी एक अच्छा निवारण उपाय मिल जाए हमको। अतिदोष से बचने के लिए अल्प विकिरण रिसाव को नज़रअंदाज करना, क्या ये मतलब आप सोच सकते हो अगर आप एक पोस्ट पे हो जहाँ पे आपको ये डिसीजन लेना हो, तो क्या आप ये करोगे? नहीं करोगे ना। उपचार के बिना रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का निपटान, ये तीनों चीज़ें नहीं करोगे, तो बी आंसर है इसका। ठीक है, आप केवल यही मत सीखिए कि भाई किसी चीज़ का आंसर क्या है, क्वेश्चन एंड उसका आंसर, ये नहीं सीखिए, इसके बीच जो हो रहा है, ठीक है, क्या लॉजिक लग रहा है, कहाँ से नॉलेज है और कहाँ क्या टेक्निक लग रही है, ये सब सीखिए, तब आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है। स्वर्ण मंदिर जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है को वैकल्पिक रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आनंदपुर साहिब, तो क्या आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है? नहीं। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, नहीं, ये तो उत्तराखंड में है। सी हरमंदिर साहिब, हाँ, हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है। अकाल तख्त इसी हरमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर जिसे कहते हैं, उसके अंदर एक भवन है। ठीक है। अकाल तख्त बहुत ही मतलब इसको पायस माना जाएगा, बहुत ही सेक्रेड है। ठीक। आनंदपुर साहिब ये भी एक मतलब गुरुद्वारा है, तो इसका आंसर है सी हरमंदिर साहिब। ठीक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 छह स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उनमें से एक नहीं है? इससे इतर मैं अभी क्योंकि ये मूल अधिकार के उसमें आ रहा है, तो अब मूल अधिकार मैंने अभी तक कराया नहीं है, तो मैं इसमें करा देता हूँ मूल अधिकार। ठीक है। किसी देश के संविधान का मतलब, अगर आप उस संविधान को होने का मतलब क्या है, यदि अगर उसके नागरिक के पास कुछ अधिकार नहीं है, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। ठीक है। तो वो राइट्स हमको दिए गए हैं। ठीक है। भाग 3 में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसके 25 भाग हैं। जो मतलब ओरिजिनल संविधान था उसमें 22 भाग थे, लेकिन अब 25 भाग हैं। ठीक है। और भाग 3 के ये अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हमको राइट्स दिए गए हैं। ठीक है। और वो किन किन रूप से दिए गए हैं? समानता के रूप में, स्वतंत्रता, ठीक है, शोषण के विरुद्ध, और इसके बाद धार्मिक, और इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है। 1 2 3 4 5 और छठा संवैधानिक उपचारों। ठीक है। जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 14 से 18 तक है। ठीक। ये 19 से 21 नहीं 22 तक है। ये 23-24। ठीक। ये 25 से 28। ये 29 से 30 और ये 32। 31 क्यों नहीं है? 31 क्यों नहीं है ये आगे हम पढ़ लेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी इतना ही पढ़ो, एक क्वेश्चन में इतना ही होना चाहिए। इसमें अब देख लेते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या ये है? हाँ ये है। ये अनुच्छेद 19 की बात हो रही, तो अनुच्छेद 19 कहाँ आएगी? अनुच्छेद 19 यहाँ आएगी, स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है। स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने की है। ठीक है। बोलेगा आदमी सबसे पहले। ठीक है। बोलने के बाद वो एक
लोगों से मिल सकता है, तो एकत्र हो सकता है बिना हथियारों के, ठीक है। तो सम्मेलन करने का मान सकते हैं, या आप उसको ऐसे मान सकते हैं कि संगठन, मतलब संगठित होने का, ठीक है, संगठन नहीं। फिर संघ, ठीक, घूमने का, कहीं भी बसने का, ठीक है, और व्यापार करने का। ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इतने सारे 19 के अंतर्गत आते हैं। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता से घूमने की स्वतंत्रता है भाई, बिल्कुल है। गिरफ्तारी से स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, ये अनुच्छेद 19 में नहीं है, ये अनुच्छेद 22 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, ये भी है भाई, तो ये आंसर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी स्वतंत्रता तो है अनुच्छेद 19 में ना, ये तो देख रहे हो आप, तो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चैंपियंस चेस टूर, ठीक है, ठीक है, चेस टूर के दूसरे चरण के माध्यम से ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गया? भुवनेश्वर कुमार, सभी जानते होंगे जितने भी इंडियन क्रिकेट प्रेमी हैं कि भाई भुवनेश्वर कुमार एक स्विंग बॉलर थे, ठीक है, अभी भी खेलते हैं वो, ठीक है, ये क्रिकेटर हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित होंगे, इससे तो नहीं होंगे, ठीक है। पेंटाला हरिकृष्णा भी चेस से संबंधित हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। प्रागनंद रमेश बाबू, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अर्जुन एरिगैसी, तो अर्जुन एरिगैसी भी शतरंज खिलाड़ी हैं, लेकिन पेंटाला हरिकृष्णा और अर्जुन एरिगैसी इसका आंसर नहीं है, प्रज्ञानंदा इसका आंसर है, ठीक है। और अभी फिडे में जो वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप हुई थी, उसको किसने जीता था? तो उसको जीता था, किसको हरा के जीता था? अरे मैं नाम भूल गया यार, चलो याद आएगा तो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। दिव्या देशमुख ने जीता था, ठीक है, और उसको हरा के जीता था यार, चलो याद आता तो बताता हूँ मैं, ठीक है। 6 वर्ष 2025 में, क्वेश्चन 6 है, वर्ष 2025 में भारत सरकार ने श्री हरिकोटा में किस नंबर वाले लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी? 0 लॉन्च पैड, चौथे लॉन्च पैड, पहले लॉन्च पैड, तीसरे लॉन्च पैड को श्री हरिकोटा में मंजूरी दी गई है 2025 में, ठीक है। और दिव्या देशमुख जो हैं वो सबसे यंगेस्ट चैम्पियंस हैं, तो ये एक याद रखिएगा, ठीक है। कुमारू हम्पी को हरा के साथ जीता उन्होंने, ठीक है। मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं अभी कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन शायद कुमारू हम्पी नाम है उनका, जिनको हरा के जीता। निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व, ये इसका की पॉइंट है। कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन नहीं, वसा नहीं, विटामिन को बोला जाता है, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बाकी ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, ये हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये मैक्रो में आते हैं, और ये विटामिन माइक्रो में आती है, क्योंकि इसकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की शरीर को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये मैक्रो में आते हैं, ठीक है। ओडिसी नृत्य की प्रारंभिक शैली मंदिरों में सेवा करने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत की जाती है, उनका पारंपरिक पदनाम क्या था? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके से, स्टैटिक जीके के नृत्य वाले उससे, ठीक है। तो नृत्य से हम क्या जानते हैं कि भारत में लोक नृत्य भी होते हैं और क्लासिकल नृत्य भी होते हैं, ठीक है। और तो हम इसको जानते हैं क्लासिकल नृत्य में, यानी शास्त्रीय नृत्य में, ठीक। शास्त्रीय नृत्य हैं कितने? 8 हैं, ठीक है। 9 भी माने जाते हैं, लेकिन 8 बेसिकली माने जाते हैं। इन 8 में कौन कौन सा है? तो केरल से 2 आते हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम, ठीक। तमिलनाडु से एक आता है भरतनाट्यम, इसके अलावा उड़ीसा से ओडिसी आता है, ठीक। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी आता है,
ठीक है। तो ये 5 आपके साउथ इंडिया से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको जो ये सब कहाँ में परफॉर्म करते हैं, कर्नाटक संगीत में। मैंने अच्छे से क्लास ली हुई है स्टैटिक जीके में, आप उसको कवर कर सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। हालांकि मैंने अभी क्लासिकल डांस और क्लासिकल नहीं पढ़ा है, क्लासिकल डांस नहीं पढ़ा है, क्लासिकल म्यूजिक तो पढ़ा दिया है। तो क्लासिकल डांस नहीं पढ़ा है, इसीलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कर्नाटक संगीत में परफॉर्म किया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में कौन सा परफॉर्म किया जाता है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप। तो हिंदुस्तानी संगीत में परफॉर्म किया जाता है जो एकमात्र उत्तर भारत का है, क्या कहते हैं उसको, कथक। कथक का क्या मतलब होता है, कथा से मतलब होता है, ठीक है। इसके अलावा ये 5, ये एक 6, 2 बचते हैं आपके जो आपको पूर्वी भारत से आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। एक आता है आपके असम से, सत्रिया, जो सबसे नया है, ठीक। इसको श्रीमंत शंकर देव ने बनाया था, ठीक है। और एक आता है मणिपुर से। ये क्या हो रहा है भाई, ठीक, क्या हो रहा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को क्या मतलब है, महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उनका पारंपरिक पदनाम। तो महारिस होता है उनका पदनाम, ठीक है। महारानी तो बड़ी रानी या महान रानी को बोलेंगे, ठीक है। देवदासी, देवदासी टेम्पल की सेवा करती थी ये भी, ठीक है। म्यूजिक में इनको भी होता था कि मतलब क्या होता था कि बच्चे के रूप में इसको मंदिर में दे दिया जाता था, ठीक है। और फिर उनको देवदासी के रूप में माना जाता था, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं इनसे, क्योंकि इनको भी मंदिर में सेवा करने के लिए दिया जाता। बट इसमें जो ओडिसी नृत्य के लिए, उड़ीसा के लिए जो है, तो उसको महारिस बोलते हैं, ठीक है। ओडिसी से नृत्य से सोनल मानसिंह संबंधित हैं, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आपको वो देखने हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन क्रिस्टली आग्नेय, ठीक है, यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, ठीक। और कायांतरित शैलों से बना एक पठारी क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सही बात है, लेकिन ये हो नहीं सकता, ठीक। प्रायद्वीपीय पठार 3 व्यापक प्रभागों से मिलकर बना है, अर्थात उत्तरी उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। तो क्या ये सही बात है, नहीं, ये सही बात नहीं है, ठीक है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, ये सही बात है। मतलब ये सही बात नहीं है, तो मतलब ये सही है ना, हाँ, ठीक। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, हाँ, ये भी सही बात है, ठीक है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आंसर ये होगा, क्योंकि इसने पूछा है क्या कथन सही नहीं है, तो आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका भौगोलिक विभाजन क्या है, मुख्य रूप से मध्य उच्च भूमि है वो, और दक्कन के पठार है। उत्तरी उच्च भूमि इसका भाग नहीं है ना, उत्तरी उच्च भूमि तो इधर है, ठीक है। ये तो ऐसे शेप में बनती है, ठीक है, जो नर्मदा के दक्षिण में पड़ती है। और इसका निर्माण क्रिस्टलीय आग्नेय और कांतरित शैलों के निर्माण से हुआ है, ठीक है। नगर पालिका क्षेत्रों में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ठीक है। अनुच्छेद 243 जेड, 243 टी, 243 आ, 243 एस। तो हमें पता है कि 243 एस में म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में दिया गया है, उसमें बताया गया है कि वार्ड कमेटी का गठन होगा, ठीक है, 243 एस में। और इसमें 243 जेड में क्या होता है, ऑडिट होता है, ठीक, कि जो ये वार्ड समिति हैं उनका ऑडिट होगा। टी में क्या होगा कि रिजर्वेशन होगा, ठीक। और आर में क्या होगा, इसमें होगा कि इसका संगठन कैसे रहेगा, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कंपोजिशन, ठीक। और इसमें गठन होगा, ठीक है।
हाल ही में खबरों में रहा चागोस द्वीप समूह किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम और भारत, तो फ्रांस और मॉरिशस। देखो भाई, अगर तुमको ये एक देखो क्वेश्चन का इस तरह का है, ये क्वेश्चन स्टैटिक से भी है, ठीक है, मैं वही समझा रहा हूँ कि आपको PYQ सॉल्व करने से क्या मिलता है, ठीक है, और ये करंट से भी है। ठीक, अब स्टैटिक से इसलिए है क्योंकि अगर आपको चागोस द्वीप समूह पता है तो आपको पता है कि भाई ये किन दो द्वीप समूह के बीच विवादित हो सकता है, ठीक है। करंट में पता है तो आपको पता ही है कि भाई ये दो देश होंगे, ठीक है, यही दो देश हैं, ठीक है। स्टैटिक में क्या पता होगा कि चागोस द्वीप समूह किसके बीच में है, ठीक है। अब अगर आपने कभी भी वर्ल्ड मैप खोल के देखा है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि भाई फ्रांस और मॉरिशस तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि फ्रांस कहाँ है, मॉरिशस कहाँ है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकते। यूनाइटेड किंगडम और भारत भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम यूरोप का पार्ट है, भारत भारत का पार्ट है, मतलब एशिया का पार्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग पार्ट है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि वो दादा है, ठीक है, तो वो कहीं भी अपने फुट मार्क्स रख सकता है कि भाई जैसे अभी वो कौन सा पोर्ट है जो अफ़गानिस्तान का पोर्ट है, उसके चक्कर में विवाद कर रहा है अफ़गानिस्तान से, तो हाँ संयुक्त राज्य अमेरिका हो सकता है। लेकिन आपको पता है यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस, ये सही आंसर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं स्टैटिक अगर आपकी अच्छी हो तो आप करंट के क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। उत्तर प्रदेश में कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को भूमि आवंटन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था? पर्याप्त सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन के कारण भूमि आवंटन को बरकरार रखा गया। सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन के अभाव में के कारण भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया। राज्य को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। ट्रस्ट को मुआवजा देने का आदेश दिया गया। तो हम जानते हैं कि ये करंट से संबंधित है और इसमें कोई ऐसा स्टैटिक का पार्ट लगेगा भी नहीं। उन्होंने क्या किया है कि सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन के अभाव के कारण भूमि आवंटन रद्द कर दिया है, ठीक है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किन मामलों को निपटाने का अधिकार नहीं है? ठीक है। मोटर दुर्घटना दावे, आप लोक अदालत जानते हो हर शहर में होती है, ठीक है। लोक अदालतें का निर्माण इसीलिए किया गया था कि जो छोटे मोटे जो अभी मामले हैं वो उनका निपटारा किया जा सके, ठीक है। समझौता योग्य आपराधिक अपराध, अदालत में लंबित दीवानी विवाद और तलाक और गैर समझौता योग्य आपराधिक विवाद, ठीक है। तो देखो दो हो सकते हैं, मतलब आप, ठीक है, जैसे आप वोकैब में लगाते हो ना साइनो एंटो में कि अगर दोनों अपोजिट हैं तो उनमें से कोई होगा, तो इसमें भी हो सकता है या तो समझौता योग्य आपराधिक अपराध होगा या तलाक गैर समझौता योग्य आपराधिक मामले होंगे, ठीक है। मोटर दुर्घटना दावे ये तो भाई करता ही है लोक अदालत, ठीक है, कभी गए होगे तो आपको पता होगा कि लोक अदालत में ये मामले होते हैं। लंबित दीवानी मामले ये भी होता है, लेकिन ये मामले नहीं होते हैं तलाक और गैर समझौता योग्य, ठीक है, क्योंकि इन मामलों को निपटाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, इन्हें कानूनी प्रक्रिया से निपटाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A के तहत प्रदान किया गया है? ठीक है, 43A के तहत हम लोग जानते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 भाग 4, ठीक है, और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, ठीक। फिर 51A पढ़ते हो आप, 51 का जिसमें आप मौलिक कर्तव्य पढ़ते हो। तो इसमें हमने 36 से लेकर 51 में पढ़ा है अनुच्छेद 43A के तहत प्रदान किया गया है, ठीक है। तो क्या प्रदान किया गया है? तो हम जानते हैं कि औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, हाँ यही 43A में प्रदान किया गया है। शिक्षा का अधिकार कहाँ गया है? शिक्षा का अधिकार दिया गया है 21A में, ठीक है। जो आप मूल अधिकार पढ़ते हो ये अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार।
आप अधिकार से भी मार्क कर सकते थे कि मूल अधिकार में जाएगा। श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी, श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी 43 के तहत आती है, अनुच्छेद 43 के तहत, ना कि 43A के तहत। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये आता है आपको 51 में, ठीक है, सबसे लास्ट में आता है 51 में, ठीक है। और 50 में क्या आता है? 50 में आता है कि भाई जो कार्यपालिका है, ठीक है, उनको अलग अलग करना, ठीक है, मतलब उनके जो दायित्व हैं उनके दायित्वों को अलग अलग करना है। अलग अलग करने का मतलब कुछ नहीं है। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक PSM से सम्मानित श्री दीपक कुमार केडिया निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित हैं? अब देखो ये प्रॉपर करंट बेस्ड है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, इससे संबंधित हैं श्री दीपक कुमार केडिया, और इनको इनकी सेवा के लिए 2025 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति पदक मिला हुआ है, ठीक है। लोक सेवाओं का अधिकार कानून सबसे पहले किस भारतीय राज्य द्वारा पेश किया गया था? तो लोक सेवाओं का अधिकार राइट टू सर्विस एक्ट, ठीक है, राइट टू सर्विस एक्ट, ठीक है, राइट टू सर्विस एक्ट के तहत ये अधिकार दिया गया है, और ये सबसे पहले दिया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक। बाकी कुछ राज्यों ने बाद में भी किया है, लेकिन सबसे पहले देने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। कौन सी भौगोलिक विशेषता भारत को श्रीलंका से अलग करती है? तो भारत के बारे में जानते होंगे कि ये लास्ट में आपके वी जैसा शेप बनता है, ठीक है, तमिलनाडु वाले इलाके में, और यहाँ पे आपका ऐसा कुछ श्रीलंका है। तो इस क्षेत्र में जो है, ठीक है, अलग करता है ना। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि भारत और पाकिस्तान को एक सक्रिय जलधारा अलग करती है। ये जो दो थल समूह हैं, थल समूह, ठीक है, वहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है। थल समूह को जो दो पतली मतलब जब एक पतली जलधारा दो थल समूहों को अलग करती है तो उसको क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य, ठीक है। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तो आपको बताया कि गुजरात के पास है, तो ये आंसर नहीं होगा। अदन की खाड़ी ये भी नहीं होगा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य ये भी नहीं होगा, ठीक है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य कहाँ है? ये है फारस की खाड़ी, एक मिनट, ठीक है, फारस की खाड़ी, एक मिनट, ओमान को अलग करता है, ठीक है, ओमान की खाड़ी। और अदन की खाड़ी कहाँ है? ये यमन और सोमालिया के बीच में है, सोमालिया, ठीक है। तो आंसर क्या है? पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार। 1816 में वायु में रुद्धोष्म संपीड़न को ध्यान में रखने हेतु ध्वनि के चाल के लिए न्यूटन के सूत्र को किसने संशोधित किया था? मुझे याद है, ये मैंने पढ़ा था इंटर में, ठीक है, जब वेव पढ़ रहे थे उसमें था ये, ठीक है। तो था क्या ये, इसको न्यूटन ने अपना एक प्रिंसिपल दिया था। न्यूटन ने क्या कहा था कि जो ध्वनि है ना, वो उसका प्रोसेस आइसोथर्मल है, ठीक है। तो यही माना जाता रहा, जब न्यूटन रहा उसके 100-150 साल तक यही माना जाता रहा कि न्यूटन ने कहा है कि ध्वनि का जो संचरण है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, और इसी कारण ध्वनि की चाल का मान कम होता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1816 में पीरे और साइमन प्लास ने, ठीक है, पीरे साइमन लाप्लास, लाप्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैथ पढ़ी होगी हायर एजुकेशन में तो आपको पता होगा कि लाप्लास कितने इंपॉर्टेंट है। तो साइमन भी, साइमन को तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको
मतलब देखा और इस पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि ध्वनि का जो संचरण का माध्यम है ना, वो रुद्धोष्म संपीड़न है, यानी कि एडियाबैटिक। अब कुछ लोगों का याद आ जाएगा एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक आइसोथर्मल, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। इससे जो ध्वनि का है उसको सही जो मतलब सूत्र था वो प्राप्त होता है, ठीक है। और इसको बोलते क्या है, इसको एक और नाम दिया जाता है लाप्लास करेक्शन। आपको शायद अब याद आ गया हो कि लाप्लास करेक्शन नाम से कुछ हमने पढ़ा था इंटर में, ऐसा कुछ, ठीक है, लाप्लास करेक्शन, ठीक। तो पीरे साइमन लाप्लास। बाकी रेले की आपने लाइन पढ़ी होंगी, लॉर्ड रेले की, ठीक है, रेले लाइन हम लोग पढ़ते थे ना, ठीक है। और हारमन वॉन हेल्महोल्ट्ज, इसका भी एक ऑपरेटिव होता है, ऑपरेट करता है ये, ठीक है, हेलमेट टॉर्च। गैलीलियो गैलीली तो हम जानते ही हैं, ठीक है, इनके बारे में। बाकी आगे देखते हैं। दालों पर विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, स्पेशल फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्रोग्राम, SFPP को वर्ष डैश के दौरान कार्यान्वित किया गया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दालों को के पर विशेष खाद्यान्न प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? क्या 72 से 73 में किया गया था, 88 से 89 के बीच में किया गया था, 82 से 83 के बीच में किया गया था, या 68 से 69 के बीच में किया गया था? तो हम जानते हैं कि 88 से 89 के बीच में किया गया था, ठीक है। इसमें और कुछ ऐसा है नहीं जो मैं डिस्कस करूं, तो आगे चलते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने डैश के दौरान बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। तो कब किया था? 1889 से 90 के बीच में किया था, ठीक है, या 86 से 87 के बीच में किया था, 99 से 1900 के बीच में किया था, या 94 से 95 के बीच में किया था? तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने किया था 1894 से 95 के बीच में, ठीक है। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन सा चिकित्सा शब्द खाने से संबंधित उस विकार का वर्णन करता है जिसमें ऊर्जा व्यय आवश्यकताओं से कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी वजन घट जाता है? मतलब समझ रहे हैं आप कि ऊर्जा का व्यय बहुत आवश्यकता से कम हो जाता है, ठीक है, और वजन घट जाता है। तो इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वेशा। हिंदी में लिखने में थोड़ी गलती हुई है, एनोरेक्सिया नर्वोसा इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डायबिटीज़ वाला व्यक्ति होता है जो, उसको एक तरह का रोग हो जाता है कि वो वज़न कम होना हो स्टार्ट हो जाता है। नहीं नहीं, वो तो डायबुलिमिया नर्वोसा होता है, आई थिंक, हाँ, डायमुलिया नर्वोसा होता है, जिसमें इंसान इंसुलिन लेता है कि वज़न, इंसुलिन लेना बंद कर देता है कि वज़न कम हो जाए, ठीक है। आर्थोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? इसमें आदमी बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगता है भोजन पे, जो उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। बड़ा अजीब अजीब नाम है यार, है ना। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, ये खाने का विकार है जिसमें व्यक्ति जो उसकी आवश्यकता होती है उससे कम कैलोरी का मतलब लेता है खाने में, उससे उसका वजन काफ़ी गिरने लगता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तीनों प्रकार के भौतिक प्रभाग, पठार मैदान और तटीय मैदान स्थित है? ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा भाग है भारत का, आपने भौगोलिक वो देखा होगा, 6 भागों में बटा होता है भारत, ठीक है। तो क्या पंजाब है? तो पंजाब में आपको पठार देखने को मिलते हैं क्या? हैं? मैदान देखने को मिलता है, ठीक है, तट भी नहीं है कोई। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तो मध्य भूमि है, ठीक है, वो भी नहीं। उत्तर प्रदेश भी नहीं। तो ये तीन तो नहीं है। अब तमिलनाडु को चेक कर लेते हैं, आंसर तो एक ही बचता है, तमिलनाडु ही होगा। तमिलनाडु आपको ऐसे, ठीक है, वी आकार के शेप में मिलता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पश्चिमी और पूर्वी घाट के हिस्से होते हैं इधर इधर, ठीक है, ठीक। तो पठार तो है इनके पास,
ठीक है, पठार है भाई, मैदान भी है बीच में तो ये भी है, और तटी मैदान ये जो, ठीक है, एरिया मिल रहा है कोरोमंडल का, ठीक है, कोरोमंडल तट बोलते हैं ना, तो तट भी है इनके पास, तो एकमात्र यही ऑप्शन है। वैसे सबसे ज़्यादा तट किसके साथ लगता है, गैट, ठीक है, गुजरात, आंध्रा और तमिलनाडु, ये 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अभी हाल ही में भारत के द्वारा बनाया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, और ये कहाँ पे है, चिनाब नदी के ऊपर है, चिनाब ब्रिज, ठीक है। ये कब बना था, 14 मार्च 2024 की स्थिति बता रही है, ठीक है, तो अभी की विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। मान लो नेक्स्ट ईयर वो ये नहीं पूछेगा कि 14 मार्च 2024 की स्थिति में, वो ये पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। और किस नदी के ऊपर है, तो आपको बताना पड़ेगा चिनाब नदी के ऊपर, ठीक। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY की शुरुआत किसने की? केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। SGRY ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना और बुनियादी क्षेत्रों का विकास करना, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोसेस स्टार्ट किया था, ठीक है। तेलंगाना में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में भारतीय प्रतियोगी का नाम क्या था? क्या तान्या शर्मा था, या रिया सिंघा, निकिता पोरवाल, नंदिनी गुप्ता? तो इसका आंसर है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता भारत की तरफ से प्रतिभागी थी, और ये 2023 में क्या थी, फेमिना मिस वर्ल्ड, ठीक है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। ये थोड़ा अजीब नाम है, आप याद रखिएगा, ठीक, 2023 में थी। इसके अलावा इस जो प्रतियोगिता थी, इसको जीता किसने? इसको जीता थाईलैंड की थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बता रहा हूँ, थाईलैंड की ओपल सुचाता। जो भी एग्ज़ाम अपकमिंग होंगे उसमें ये पूछी जाएंगी कि ओपल सुचाता कौन थी, या ओपल सुचाता ने कौन से संस्करण में मिस वर्ल्ड जीता था। तो 72वां संस्करण 2025, और ये कहाँ आयोजित हुआ था? हैदराबाद में। कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी बीच में कि कुछ मतलब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, ऐसा कुछ मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में FDI इक्विटी के शीर्ष प्राप्तकर्ता के संबंध में सेवा क्षेत्र का स्थान कौन सा है? तो यह स्थान पहला है, ठीक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में जो FDI होता है, FDI का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ठीक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की इक्विटी के शीर्ष प्राप्तकर्ता है, उसमें जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, वो पहला स्थान था। 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की ऊंची कूद हाई जंप में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता था? तो पूजा सिंह, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2025 एशियाई एथलेटिक्स में, हाई जंप में पूजा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था।
जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन डैश में किया गया था? तो हम जानते हैं पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में किया गया था जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन। मथुरा में एक संगीति हुई थी, ठीक है। वल्लभी में दूसरी संगीति हुई थी, ठीक है। सेकंड संगीति वल्लभी गुजरात में, ठीक है। एक मिनट, कहाँ चला गया? ठीक है, संगीति ये 512 के करीब हुई थी, ठीक है, 512 ईस्वी। लुम्बिनी, लुम्बिनी आप जानते होंगे, तो ये गौतम बुद्ध का स्थान है, जन्म स्थान, ठीक। तो बुद्ध से संबंधित है ये, बुद्ध का जन्म स्थान। ठीक है, और कुछ? इनको आगम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है? नवीन शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित अर्बन चैलेंज फंड का कुल मूल्य कितना है? तो ये 1 लाख करोड़ है, ठीक है, 1 लाख करोड़। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम पर खराब फाइल प्रबंधन अभ्यास माना जाता है? फाइलों को अर्थपूर्ण और वर्णनात्मक नाम देना। अब ये बताइए, कंप्यूटर सिस्टम, अगर आप मान लो कंप्यूटर नहीं भी जानते, ठीक है, कंप्यूटर बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते हैं ढंग से, ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों को अर्थपूर्ण और वर्णनात्मक नाम देना खराब प्रबंधन कैसे हो सकता है, खराब मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? तो ये तो आंसर नहीं है। असंबद्ध और बिखरे हुए फोल्डरों में अस्थायी फाइलें सेव करना, ये कुछ कुछ लग रहा है ना, हाँ, तो इसको रखते हैं होल्ड पे। डॉक्यूमेंट, इमेज और वीडियो के लिए अलग अलग फोल्डर बनाना, ये तो अच्छी चीज़ है ना। आप मोबाइल में भी अलग अलग एल्बम बनाते हो ना, फोल्डर बनाते हो ना, कि फ़ोटो इस फ़ोटो में अलग है, आपके स्क्रीनशॉट अलग आते हैं, ठीक है, आपने कहीं से डाउनलोड किए हैं फ़ोटो तो वो अलग आते हैं, ठीक है, और आपने कैमरे से शूट किए हैं तो वो अलग आते हैं। तो ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको एक अच्छा मैनेजमेंट माना जाएगा ना। डेटा के बड़े सेट को व्यवस्थित करने के लिए नेस्टेड फोल्डर्स का उपयोग करना, तो ये भी कहाँ से गलत है भाई, ठीक है। तो गलत आंसर ये है, मतलब असंबद्ध और बिखरे हुए फोल्डरों को अस्थायी फाइलें सेव करना, इसको खराब प्रबंधन माना जाता है, क्योंकि इससे फाइलों को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, कि कहाँ कौन सी पड़ी, आपको क्या पता। आपने स्क्रीनशॉट में एसएस में एसएस रखे हैं तो आपको पता है कि यहाँ होगा, डाउनलोड में कुछ रखा है तो डाउनलोड में पता चल जाएगा कि भाई यहाँ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में कुछ सेव रखा है तो डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट में है वो, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने 2025 में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया? अच्छा, मैंने पहले या दूसरे सेट में कुछ पढ़ाया था आपको, उसका रिवीजन कर लेते हैं सेबी से जुड़ा। तो सेबी, ठीक है, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी, मतलब वो है, ये बताती है कि भाई कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, मतलब प्रबंधन क्या है क्या नहीं। ये मार्केट वैल्यू भी करते हैं। अभी एक कंपनी में आए थे ये लोग, इनकी 8 लोग आए थे और इन्होंने बताया कि इस मशीन की मार्केट वैल्यू क्या है, और इसको नाप तोल के वो बताते हैं कि भाई आपके लिए अगर आईपीओ लाना है तो कितना आप कर सकते हो, ठीक है। जोखिम, इस इन्वेस्टर्स का जोखिम ना हो ज़्यादा, उसको ध्यान रखने का इसका पूरा जिम्मा सेबी का है। तो सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे हैं, ठीक है। और 12 अप्रैल 1988 को ये बनाया गया था और 30 जनवरी को 1992 को इसको एक संवैधानिक निकाय के तौर पे मान लिया गया, ठीक है। ट्रेडिंग जोखिमों को कम करने के लिए सूचकांक विकल्पों में आरंभिक स्थितियों पर सीमाएं लागू करना, तो यही परिवर्तन लागू किया है। निवेशकों के लिए भारत का आकर्षण बढ़ाने होते हुए सभी ट्रेडिंग विनियमों को हटाना, ये नहीं है। डेरिवेटिव में
विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करना, ये भी नहीं है। डेरिवेटिव बाजार को पूरी तरह समाप्त करना, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। कंप्यूटर मेमोरी में संक्षिप्त रूप से SRAM यानी SRAM का क्या अर्थ होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रीड एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस रीड एक्सेस मेमोरी एंड स्टैंडर्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका आंसर है। कंप्यूटर मेमोरी में एक, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SRAM, इसका मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका काम क्या होता है? ये एक तरह की रैम ही होती है, ठीक है, जिस तरह रैम होती है उस तरह की ये भी होती है। और इसका काम क्या है कि डेटा को बनाए रखती है और उसको लगातार रिफ़्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, कि आप लगातार उसको रिफ़्रेश कर रहे हो जब तक कि बिजली चालू रहती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ग्रामीण संरचना विकास, कनेक्टिविटी और बाजारों और सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी योजना असंबद्ध बस्तियों को सभी मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क से संबंधित योजना है ये, तो देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये तो कम्प्लीटली गांव के विकास पे है, तो ये नहीं हो सकती, ठीक है, पूरा गांव के विकास पे है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये तो गरीबों के लिए आजीविका को बढ़ाने पे है, तो ये भी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तो आवास देने के लिए है, तो ये भी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। देखिए, अगर आपको नहीं भी आता ना, तो आप उसको एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। अब मुझे पता नहीं था कि ये कौन सा हो सकता है, लेकिन मैंने इसको एलिमिनेट करके बता दिया, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको आए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये बेसिकली सड़क पे है, ठीक है, बाकी और कोई सड़क पे नहीं है। बाकी देखिए, आदर्श ग्राम योजना क्या है? ये तो सांसद किसी गांव को गोद लेते हैं, उस पर आधारित है, उस गांव को चौमुखी विकास मिले। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये तो भाई जो गरीब लोग हैं उनके रोजी रोटी के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तो गरीबों के आवास के लिए है। तो सड़क से इससे क्या लेना देना, ठीक है। सारनाथ में स्थित सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, जिसे भारत गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक द्वारा बनवाया गया था? तो ये चंद्रगुप्त नहीं, अशोक, अशोक है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, मुझे नाटक याद आ गया था इसे ठीक है, अशोक है। अशोक के शासनकाल में सारनाथ में जो स्थित है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, इसको बनवाया गया था, ठीक है। अशोक बिंदुसार के बेटे हैं, पुत्र हैं, ठीक है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पे अटैक किया था, ठीक है। और इससे 8 वर्ष पूर्व ये बना था, यानी 269 में ईसा पूर्व में इसने गद्दी हासिल की थी, ठीक। और बिंदुसार 273 में मरे थे, ठीक है, 273 ईसा पूर्व में। तो टाइमलाइन याद रखिए, हिस्ट्री जब भी पढ़िए टाइमलाइन याद कीजिए। मार्च 2025 में जारी IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का कौन सा स्थान विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो बर्नीहाट। बर्नीहाट मेघालय का एक क्षेत्र है जो सबसे प्रदूषित माना गया है विश्व स्तर पर, ठीक है, बर्नीहाट। जोवाई तुरा शिलांग, ये भी मेघालय के ही हैं, बट सबसे जो प्रदूषित है वो बर्नीहाट है, ठीक है। किस एजेंसी ने 2025 में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विक्रम 3201, कल्पना 3201, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं? तो देखिए, अंतरिक्ष अनुप्रयोग हैं, ध्यान दीजिएगा। बेल, ये तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, तो ये नहीं है। बार्क, ये भी नहीं है, ये तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, तो इसका अंतरिक्ष के अनुप्रयोग से क्या संबंध? DRDO भी नहीं, DRDO तो रक्षा अनुसंधान है। इसरो ने माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं जिनको विक्रम 3201, कल्पना 3201 बोलते हैं, ठीक है, इसरो। और अभी हमने देखा था कि कहाँ पे तीसरा उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, लॉन्चिंग पैड श्रीहरिकोटा में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा भारतीय राज्य वाणिज्यिक पुष्प कृषि के सर्वाधिक योगदान देता है, जो FY 2024 में देश के कुल उत्पादन का 20% है? तो वो राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य जो है वो वाणिज्यिक पुष्पक कृषि में, यानी कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर, ठीक है, कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर, अगर आपको इस तरह से भी पूछ ले वो, तो आपको यही पता होना चाहिए। ठीक, यार क्या हो रहा है, ठीक है, कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर। तो इसका योगदान 2024 में कुल उत्पादन का 20% था। गांधी जी की सत्याग्रह पद्धति सबसे पहले कहाँ विकसित हुई और भारत में स्वतंत्रता संग्राम के साधन के रूप में पूर्णतः विकसित हुई? देखिए ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, मैं इसको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मानूंगा। क्यों मानूंगा इसका मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्योंकि बात की जा रही है कि गांधी जी की जो सत्याग्रह पद्धति है सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो भाई गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह तो किया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। किस लिए किया था? क्योंकि वहाँ जो नस्लीय भेदभाव हो रहा था, ठीक है। एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट हमें कैसे देखना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्या उसको माना गया है रेलवे ने, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। साउथ अफ्रीका यहाँ नस्ली भेदभाव के लिए सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था। फिर ये था 1906 के आसपास। फिर 1917 में, एक मिनट, 1917 में गांधी जी चंपारण आते हैं, ठीक। यहाँ पे नील की खेती हो रही होती है, उसके विरोध में, कि किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है, उसके विरोध में गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। खेड़ा आंदोलन 1918 में होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका और चंपारण ये दो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेलवे ने माना हुआ है चंपारण, तो आप चंपारण ही मार्क कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रेलवे ने इसे मार्क किया हुआ है कि यही उसका सही आंसर है। बाकी मैंने आपको दोनों बता दिए कि 1906 में सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और 1917 में पहली बार इंडिया में, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया चंपारण में उन्होंने इसको मतलब प्रैक्टिस किया था सत्याग्रह को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की? तो आप भाई कुछ चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, अगर आप यूपीएससी भी कर रहे होगे तो भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में, ठीक है, कई सारे अधिनियम आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई है। शुरुआत हुई है, हुआ नहीं है, ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग है, ठीक है। तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? इसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1858, ये तो इससे क्या होता है, क्राउन के उसमें चला जाता है ना सब, ठीक है, ये सब इस समय फिर भारत सरकार क्राउन के अंडर में काम करेगी, ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या था, इसमें नियंत्रण, ठीक है, और हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन जाएगा, ठीक है, पीओसी, इसका निर्माण करना था। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था, इसमें जो मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी कंपनी की, ठीक है, मोनोपोली ख़त्म करी गई, ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, ये पहला अधिनियम था ब्रिटिश संसद के द्वारा, जिसमें उसने कहा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कार्य होगा उसको हम रेगुलेट करेंगे, ठीक है, उसको हम नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो रेगुलेट करना, देखो रेगुलेट किया इन्होंने, ठीक है, मैं फिर से अपने वर्ड्स बहुत केयरफुली यूज कर रहा हूँ, रेगुलेट किया इन्होंने, इन्होंने कंट्रोल नहीं किया है, कंट्रोल करना स्टार्ट आपको, ठीक है, स्टार्ट किया है, रेगुलेट करना स्टार्ट किया है, ठीक है, रेगुलेट किया यानी कंट्रोल करना स्टार्ट किया है, ठीक है, कंट्रोल बाद में करेंगे, ठीक है, जब ये अभी यहाँ पे कंट्रोल को मजबूत करेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना देंगे, ठीक है, कि आप हमारी सुनो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उस समय क्या हो रहा था, बहुत
जो वहाँ के लोग थे ना बहुत गलत देखते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो सोचते थे कि ये लोग लूटते हैं, ठीक है, मतलब जो पब्लिक है, तो पब्लिक का जो नैरेटिव है वो चेंज करने के लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, पीआईबी द्वारा प्रकाशित अभ्यास संक्षिप्त विवरण के अनुसार 10 मार्च 2025 से 23 मार्च 2025 तक भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल ड्रिल अभ्यास खंजर, ठीक है। मैंने देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही कुछ अभ्यास करा रखे हैं, ठीक है। अब लास्ट में भी कुछ अभ्यास हैं। अब मैं यहाँ पे सारे अभ्यास लिखूंगा नहीं क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबी हो रही है। मुख्य रूप से डैश पर केंद्रित था, तो वो आतंकवाद विरोध पे केंद्रित था, ठीक है। बाकी जल थल युद्ध पद्धति, नौसैनिक युद्ध, बेड़ा युद्ध अभ्यास, वायु रक्षा अभियान नहीं, आतंकवाद निरोध पे था। और ये खंजर अब का 12वां संस्करण था, ठीक है, 12वां। तो खंजर याद रखिएगा, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में है, जैसे काजिंद कजाकिस्तान और भारत के बीच में है, ठीक है। और इसका जो मुख्य रूप से इसका वो था, थीम थी, वो आतंकवाद विरोध थी, ठीक है। बाकी यहाँ से हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो नाउ आप लोगों को कैसी लगी क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको कुछ और क्वेरी हो, कुछ और जानना हो, ठीक है, कुछ सुझाव देने हो, तो उसके लिए आप हमारे लिए जो टेलीग्राम हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है, कोई अपडेट आपको चाहिए रहती हो तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल, जो एक्स हैंडल है, उस सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। एड्रेस आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आपको इस जो भी क्लास थी इसकी पीपीटी पाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको टेलीग्राम हैंडल से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और आपको पीपीटी और जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो मिलते रहेंगे। बाकी अपना बेहद ख्याल रखें, बेहद सुरक्षित रहें, जैसा भी माहौल चल रहा है उसके हिसाब से सतर्क रहें और अपना बहुत ख्याल रखते हुए बढ़िया तरीके से तैयारी करें। 2026 आने में बहुत टाइम नहीं है और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि 2026 आपका हो, ठीक है, आप एक बेहतर जॉब पा सकें। बाकी थैंक्स फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। और आपके लिए सेव कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है।